नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 हिंदी कोर्स ए एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और इसमें जो टेक्स्ट बुक दी है उनका नाम है कृतिका। क्या नाम है? कृतिका। और पार्ट नंबर 4 है जिसका नाम है माटी वाली। क्या नाम है? माटी वाली। दोस्तों, इसी पाठ में जो अभ्यास के प्रश्न दिए हैं उन अभ्यास के प्रश्नों का संपूर्ण समाधान सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने। देखिए क्या है, ये रहा। देखिए क्या है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रह गए होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते हैं? देखिए उनका आंसर आपके सामने है। शहर वाली माटी वाली सॉरी शहरवासी माटी वाली तथा उसके कण स्तर को इसलिए जानते होंगे क्योंकि पूरे टिहरी शहर में केवल वही अकेली माटी वाली थी। कण स्तर के द्वारा ही वह माटा खान से शहर तक मिट्टी पहुंचाती थी। उसका कोई प्रतियोगी नहीं था। माटी वाले की लाल मिट्टी हर घर की आवश्यकता थी, जिसके चूल्हे चौके और घरों की दीवारों की पुताई की जाती थी। इसके बिना किसी का काम नहीं चलता था, इसीलिए सभी उसे जानते थे तथा उसके ग्राहक थे। वह आने वाले नए किराएदार उससे परिचित हो जाते थे। वह पिछले कई वर्षों से शहर की सेवा कर रही थी। साथ ही माटी वाली का एक हंसमुख स्वभाव वाली मिलनसार महिला थी। इस कारण स्वाभाविक रूप से सभी लोग उसे क्या करते थे? जानते थे। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या है, ये रहा। माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? तो उनका आंसर है, माटी वाली अपनी आर्थिक और पारिवारिक उलझनों में उलझी निम्न स्तर का जीवन जीने वाली अकेली महिला थी। अपना अपना तथा बुढ़े का पेट पालने ही उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। सुबह उठकर माटा खाना जाना और दिन भर उस मिट्टी को बेचना, इसी में उसका सारा समय बीत जाता था। इस काम के बदले में मिले पैसे ही उसकी कमाई का एकमात्र साधन था। अपनी इसी दिनचर्या को वह नियति मानकर जीवन बिता रही थी। ऐसे में माटी वाली के पास अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय नहीं था। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा। भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? तो उनका आंसर है, भूख और भोजन का आपस में गहरा संबंध है। स्वाद भोजन में नहीं बल्कि मनुष्य को लगने वाली भूख में होता है। भूख लगने पर रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। भूख न होने पर स्वादिष्ट भोजन भी क्या लगता है? बेस्वाद लगता है। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। पुरखों की गादी पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन से के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो उनका आंसर आपके सामने देखिए क्या है। हमारे पुरखों ने अनेक संघर्षों के बाद इन चीजों को पाया है। इन वस्तुओं का मूल्य हम धन से नहीं आंक सकते। हम चाहे इन वस्तुओं में वृद्धि न कर पाए, परंतु इन वस्तुओं को कौड़ियों के दाम पर बेचने का हमें कोई अधिकार नहीं है। कुछ लोग स्वार्थवश इसे औने पौने दामों में बेच देते हैं, जो कदापि उचित नहीं है। हमें इसके पीछे छिपी भावना और मेहनत को समझना चाहिए। यहाँ पर घर की मालकिन के विचार वाकई में प्रशंसा के काबिल हैं, जो अभी तक अपने पुरखों की विरासत को संभालते हुए तथा उनका मूल्य समझती है। पुरखों से मिलती विरासत आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है? एक प्रेरणा स्रोत भी होती है। अब देखिए सवाल नंबर 5 क्या है। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? तो उनका आंसर भी आपके सामने देखिए क्या है। माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी, चिंता, फटेहाली और आवश्यकता की मजबूरी को प्रकट करता है।
माटी वाली दिन भर के अथक परिश्रम के बाद भी इतना नहीं कमा पाती थी कि उसे वह अपना तथा अपने बुढ़े बीमार पति का पेट भर सके। यह माटी वाली की व्यवस्था ही थी कि रोटियों का हिसाब लगाकर वह स्वयं खाती थी तथा बाकी बची रोटियों अपने बीमार बूढ़े पति के लिए रख लेती थी। अब देखिए सवाल नंबर 6 क्या है। आज माटी वाली बुढ़ी को कोरी रोटियां नहीं देंगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। तो उनका आंसर आपके सामने देखिए क्या है। माटी वाली का अपने पति के लिए रोटियों बचा कर ले जाना और उसे साग के साथ खिलाना उसका अपने जीवन साथी के प्रति अटूट प्रेम, जिम्मेदारी, समर्पण तथा कर्तव्यनिष्ठा के भावों को बढ़ाता है। वह अपने पति के स्वाद एवं स्वास्थ्य दोनों की बहुत चिंता करती है। वह हर हाल में अपने पति को खुश देखना चाहती है। इससे उसकी बूढ़े के प्रति दया, वात्सल्य और सहानुभूति प्रकट होती है। अब देखिए सवाल नंबर 7 क्या है। गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए क्या है। तो उनका आंसर है गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय यह है कि गरीबों के रहने का आसरा नहीं छीनना चाहिए। एक दिन माटी वाली जब मजदूरी करके घर पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। अब उसके सामने विस्थापन से ज़्यादा पति के अंतिम संस्कार की चिंता होती है। बांध के कारण सारे श्मशान पानी में डूब चुके होते हैं। यहाँ तक कि उसकी झोंपड़ी पर से उसका अधिकार भी समाप्त हो चुका था। अब उसके लिए घर और श्मशान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसी दुख की आवेश में वह यह वाक्य कहती है। अब देखिए सवाल नंबर 8। विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। क्या है उनका आंसर तो देखिए आपके सामने है। विस्थापन का अर्थ है कि किसी स्थान पर बसे हुए लोगों को कहीं से बलपूर्वक हटाना और वह जगह जबरदस्ती या कुछ मुआवजा देकर उनसे खाली कर लेना। आज विकास और प्रगति के नाम पर कई लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर जाना पड़ता है। उनके सामने रोजगार और घर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसा ही नहीं है सरकार विस्थापितों को बसाने के लिए कोई कदम नहीं उठाती, परंतु ये सारी सुविधाओं अपर्याप्त होती हैं या उन तक नहीं पहुंच पाती। बिचौलिए उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारा इसी वीडियो का यानी कि माटी वाला जो पाठ है उनका अभ्यास का संपूर्ण जो पाठ है उन पाठ अभ्यास का प्रश्नोत्तर है उनके संपूर्ण सॉल्यूशन समाधान में इस वीडियो में पाया है। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में अब तक आपने इसी चैनल को यानी कि नीलयुग स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। और दोस्तों इस वीडियो को फर्स्ट अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।